हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट सेशन। और आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वह कुछ नियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत के बारे में हम लोग जानेंगे, वो भी किसके? मेंडल के। अभी तक हमने पिछले क्लास में आपको बताया था क्या कि इसमें हम लोग किस प्रकार से डाई हाइब्रिड बनाते हैं, कैसे द्विसंकर बीज बनता है, कैसे उनके अनुपात निकालते हैं, कैसे उसके अनुपात को याद कर सकते हैं, कैसे उसके अनुपात को निकाल के लिख के याद रख सकते हैं। ये जितनी भी घटनाएं थी हमने पिछले क्लास में आपको क्लियर कर दी थी। अब क्या करना है कि हमने मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब बात ये आती है कि अब इनके आगे की जो घटना है अर्थात कि वंशागति कुछ सिद्धांत के बारे में मैंने आपको दो सिद्धांत पहले बताया था, एक पृथक्करण वाला सिद्धांत और एक प्रभाविकता का नियम। दो सिद्धांत मैंने आपको पहले बताए थे मेंडल के। देखिए, जो नियम और सिद्धांत है ना, उसको एक क्रम में रखिएगा। एक नियम और सिद्धांत को क्रम में रखिएगा, तो क्रम में रखने से क्या बेनिफिट हो जाएगा कि आपको किसी भी सिद्धांत या किसी भी नियम के क्वेश्चंस अगर देखने होंगे तो एक बार में सारे नियम सिद्धांत एक साथ होंगे, इजी वे से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दो नियम बताए थे, सब लिखाए भी थे आपको। ठीक है, तो उसमें आपको बताया था क्या किसके बारे में? तो उसमें मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, प्रभाविकता का नियम, यानी कि कैसे एक गुण डोमिनेंट होगा, एक गुण रिसेसिव होगा, यानी प्रभावी गुण ही अपना प्रभाव दिखा पड़ता है एलील के कारण। तो उस कंडीशन में मैंने बताया था एक प्रभाविकता का नियम, एक बताया था पृथक्करण का नियम, कि जो रिसेसिव होते हैं, जो अप्रभावी गुण होते हैं, वो आगे चल के अपना एक स्वतंत्र अपना रूप भी प्रदर्शित करते हैं। तो दो नियम बता दिए थे आपको। अब तीसरा सिद्धांत जो जानना है मेंडल का, वो जानना है आपका वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। क्या जानना है आपको? वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। ठीक है, ये वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत जो मेंडल का है, जो मेंडल का वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत है, इसकी जब बात करेंगे तो थोड़ा सा मेंडल की बात हमें याद दिलानी पड़ेगी आपको। मैंने बताया था कि ये लगभग 1856 से लेके 1865 के बीच तक इन्होंने अच्छे से काम किया था, और जिनका परिणाम था कि इनका नाम जो था एक साइंटिस्ट के फॉर्म में आगे बढ़ा। ठीक है, इतने ही दिन के समय के कारण इनके 34 साल बाद यानी कि 3 वैज्ञानिक हुए और 3 वैज्ञानिकों ने इनके नाम को आगे उछाला था। कंफर्म है कि जिस समय ये आपका प्रयोग कर रहे थे मेंटल, उस समय इनके बातों पर बिलीव करने वाले लोगों की संख्या क्या थी? बहुत कम थी। देखिएगा, कभी आप अच्छे काम करते हैं ना, तो लोगों को आप पर विश्वास नहीं होता, बड़ी मजे करते हैं आप लोग, मजा लेते हैं आपसे। क्या कहते हैं कि भाई ये बिना काम का फालतू पागलपन वाला काम नहीं, ये कौन सा काम? ऐसा भी कोई करता है क्या? मतलब सबसे बड़ा बेवकूफ, सबसे बड़ा मतलब कि खराब बच्चा आप ही को समझते हैं। लोगों ने इस पे बिलीव नहीं करा, और उसमें से भी थे मेंडल ने भी प्रयोग किया। लोगों ने कहा कि भाई ये पादरी क्या हो गया, पागल हो गया है, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये बिना काम के पता नहीं पेड़ के पीछे पागल रहता है और सबको कहता रहता है कि भाई मेरा सुनो, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, करता कुछ है नहीं। तो उस कंडीशन में क्या करता है, लोगों को बिलीव तो था नहीं। अब सीधी सी बात समझिए कि 1856 की बात है, तो उस समय हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आपका उतना बेहतरीन रूप से नहीं मिला होगा इनको प्रयोग के लिए। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं मिला होगा तो कंफर्म है कि इनके जिस सेल के अंदर, जिस कोशिका के अंदर ये प्रयोग कर रहे होंगे, या फिर जिस रूप में मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड किए होंगे, तो करने के लिए तो कर लिए होंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होगा कि वास्तव में परिवर्तन किसके कारण हो रहा है। उन्हें नहीं पता होगा कि इनके अंदर क्या क्या रहता है जिनके कारण ये परिवर्तन दिख रहा है। वो तो कहते थे क्या कि भाई एलील है, ये एलील है, एलील में परिवर्तन हो गया, तो एलील में परिवर्तन के कारण आपका क्या कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, तो ये नया जीव बन गया, अलग हाइब्रिड क्वालिटी हो गया इनके अंदर। लेकिन उसे ये नहीं पता था वास्तव में परिवर्तन क्यों हुआ,
क्योंकि लोगों ने कहा कि बताओ भाई इसमें कौन से कारक है और जिन कारक के परिवर्तन के कारण यहाँ पे हाइब्रिड बन रहा है। ओके भाई मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि अंदर कोई कारक है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता है, क्वेश्चन देखते देखते दिमाग में क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है कि भाई इसको ऐसे ऐसे करेंगे ये आंसर यही आएगा, मतलब कंफर्म 100% आप हो जाते हैं कि भाई जो भी हो जाए कर लो देख लो यही आंसर आना है, फिक्स है। लेकिन क्या होता है कि बनाने का जो प्रॉपर आइडिया होता है, प्रॉपर जो मतलब स्ट्रेटेजी और स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स आपको नहीं पता होता। तो वो कोई पूछता है कि भाई बताओ किस स्टेप से बनाए हो, ऐसे आंसर तो कोई भी तुक्का भेज सकता है, बताओ कैसे बनाए हो। तो उस समय आप क्या कहते हैं कि भाई जैसे भी बनाओ, मैं स्टेप तो नहीं बता सकता लेकिन इसका आंसर ये होगा, पक्का फिक्स है। तो वही मेंडल भी कह रहा था कि भाई मुझे तो नहीं पता कि इनके अंदर स्ट्रक्चर क्या चेंजेज हो रहा है, इनमें कारक क्या बदल रहा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि इन्हीं कारक परिवर्तन के कारण इसमें क्या हो रहा है आपका, कि एक जीन के रूप में परिवर्तन हो रहा है और नए हाइब्रिड आपका बन रहा है। तो न उनके जीन के बारे में पता था, न डीएनए के खंड के बारे में चर्चा था उनको। यानी क्या था कि लोगों का इन पे विश्वास ही नहीं होता था, भरोसा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ये कौन से कारक है, ये कहते थे कि एक कारक है, ये क्या कहते थे कि एक कारक है और इन कारक की वजह से क्या हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है। ये कारक क्या इनके, तो एलिल्स है, एलिल्स इनके कारक है। लेकिन ये नहीं बता पा रहे थे कि एलिल्स के अंदर जीन है और इस जीन की वजह से क्या है, ये सारे काम हो रहा है। अब क्या कर बेचारा, उस समय तक उतना उसके पास व्यवस्था नहीं था, एक तो पहले ही कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था इसका, जैसे तैसे करके इतना काम खींचा था, अब लोगों ने और तगड़ी खिंचाई कर दी। बताओ बताओ, बहुत जानते हो, बताओ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे ही तुक्का मार रहे हो, कुछ भी हो जाएगा। लोगों ने विश्वास ही नहीं करा इन पे। उसके बाद क्या, उसके बाद इन्होंने एक गणितीय संरचना दी। इन्होंने क्या किया, एक गणितीय संरचना दी कि भाई 1 से 4 बनेंगे और चारों के अंदर इसमें से आपका क्या होगा, फेनोटाइप और जीनोटाइप के रेशियो दिए, अनुपात दिए। तो कह रहा है कि लोगों ने विश्वास किया कि बताओ कि गणितीय संरचना कैसे लाया, तो ये भी इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। तो ये भी कहा कि भाई ये भी तुम्हारा फॉल्स है, ये भी इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। मतलब क्या कि इन्होंने जितना भी प्रयोग किए, जितना भी स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया, सब बेहतरीन बनाया था। काम ऐसा किया कि लोग इनको जन्म जन्म तक याद रखेंगे, काम बहुत अच्छा किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि लोगों को यही नहीं पता हो पाया, कि लोगों के सामने ये साबित नहीं कर पाया कि ये कारक, ये जीन, ये गणितीय संरचना बनती कैसे है। जब आप किसी को साइंस कहता है कि विदाउट प्रूफ आई कांट बिलीव, विदाउट प्रूफ आई कांट बिलीव, यानी कि बिना प्रूफ किए मैं तो विश्वास करता नहीं आप पे, तो मैं क्यों विश्वास करूं। ये बेचारे परेशान हो गए, ट्राई किए, लेकिन फिर भी इससे आप क्या पर कर नहीं पाए, क्लियरफाई नहीं कर पाए। तो प्रॉब्लम एक बढ़ती चली गई। जब एक क्लियर नहीं हो पाया तो इस कंडीशन में मेंडल का जो सिद्धांत था यह आपका मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड तक जाके सीमित रह गया, क्योंकि इसके आगे कुछ बता पाएगा तब तक आगे उस पर रिसर्च बढ़ेगी, या उनके बारे में जानकारी के लिए लोग वैज्ञानिक आगे बढ़ेंगे। तो न वैज्ञानिक न इस आपके क्या कहते हैं उनके देश के लोग, किसी ने भी इन बातों पे आपका भरोसा नहीं किया। जब भरोसा नहीं किया इन पे, तो कंडीशन ये आती है कि फिर ये भरोसा कैसे हुआ, इनका सिद्धांत बाद में बना कैसे। तो 2 वैज्ञानिक हुए, 2 इनके जैसा, एक और 2 पागल और बने, 2 पागल इनके जैसा और बने, और उनका नाम था, एक का नाम था सर्टन और दूसरा फ्रेंड का नाम था बोवेरी। क्या नाम था, सर्टन और बोवेरी। 2 पागल और पैदा हो गए। ठीक है, पहले तो मेंडल पागल था ही, लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। सर्टन और बोवेरी उससे भी पागल थे, कहे कि भाई कोई बात नहीं, उस कह रहा है कारक है तो होगा, मानो इस बात को। लोगों ने कहा भाई क्यों माने हम। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, काम करो, मैं उनके जीन की, उनके जो संरचना जो बनाया, जो फैक्टर, उनकी मैं क्या करता हूँ, जांच करता हूँ। सट्टन और बोवेरी ने क्या कर लिया, जांच दोनों ने स्टार्टअप कर लिया। स्टार्टअप सट्टन और बोवेरी दोनों ने किया, और दोनों ने करने के बाद यह क्लियर किया कि क्रोमोसोम और जीन इन्हीं दोनों के परिवर्तन होने की वजह से ये सारी घटनाएं होती है। क्रोमोसोम और जीन इन्हीं के परिवर्तन के कारण क्या होती है, ये जितनी भी घटनाएं होती है, ये सारी घटनाएं इसमें देखी जाती है। तो लोगों ने कहा कि वाह, अब न बना सो तब न बना सो अब बना।
हम काहे मान लेंगे क्रोमोसोम और जीन है? तुम मुझे और डिटेल में बताओ, हम कैसे मान लेंगे कि क्रोमोसोम और जीन के संरचना परिवर्तन के कारण बना हुआ है? तुम कुछ भी कह दोगे हम मान लेंगे? लोग का तो ही प्रॉब्लम होता है कि मानेगा ही नहीं, और साइंस वाले लोग तो और ज्यादा पागल होते हैं, कहते प्रूफ करके दिखाओ तो मान जाएंगे, आप प्रूफ नहीं कर पाओगे तो कुछ भी नहीं मानेंगे हम। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि वैज्ञानिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जिसने कुछ बताया उनका कोई नाम नहीं होता, जिसने उसे साबित किया सिर्फ नाम उसी का होता है। जैसे ऐसा थोड़े है कि न्यूटन से पहले किसी ने नहीं देखा होगा कि सेब नीचे गिरता है, जेम्स वाट से पहले किसी ने नहीं देखा होगा कि जब चावल बनता है तो भाप से उसके ढक्कन जो होते हैं ऊपर नीचे करते हैं, ऐसा थोड़े था जी। सभी ने इनसे पहले भी देखा था, बहुत लोगों ने इस पर विचार भी किया था, लेकिन किसी ने इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया था, इस वजह से उनका कोई नाम नहीं हुआ। न्यूटन ने प्रूफ कर दिया कि भाई सेब नीचे क्यों गिर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, तो उस कंडीशन का उनका नाम हो गया। तो ये भी कह रहा है कि भाई साबित करके दिखाओ कि कैसे मानेंगे आप। तो सर्टेन बोवेरी ने कहा कि क्रोमोसोम और जीन, कहा कि चलो नहीं समझ में आया तो कह रहे एक काम करो, नहीं समझ में आया तो एक और बात समझो फिर समझ में आ जाएगा। तो कहा क्या, तो कह रहे कि कोशिका विखंडन तो पता है, कहा कि लोगों ने कहा बिल्कुल सही बात है, एक कोशिका से 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी, कहा कि बिल्कुल सही बात है, इतना समझ में आ गया तो बाकी सब तो समझ आना मेरा चुटकियों का खेल है ना। कोशिका विखंडन में इन्होंने कहा कि कोशिका विखंडन में आता है वो एनाफेज। ठीक है, आपने आपको 11th में पढ़ा होगा एनाफेज मेटाफेज। एनाफेज के कंडीशन भी आपके 2 होते हैं, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकेंड। ठीक है, तो कह रहा है कि एनाफेज के कंडीशन में, एनाफेज फर्स्ट और सेकेंड के कंडीशन में जब कोशिका विखंडन होता है तो उनके एलिल्स जो होते हैं वो अलग अलग रूप में गुणसूत्र अलग अलग जाते हैं। जैसे देखिए गुणसूत्र जाने का कंडीशन 2 होगा, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा तो समझने में बहुत मजा आएगा, और ध्यान से नहीं समझिएगा तो तुरंत ही दिमाग में से उतर जाएगा। ठीक है, इसको उल्टे बना देंगे। एक कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन एक और, ये बन गया। चार कंडीशन नीचे बन गया, 4 नीचे बन के कुछ है। इस रूप में एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया आपको। ठीक है, 4 खंड। एक इसमें ध्यान से देखिए आप कि इसके अंदर ये क्या थे, डॉट डॉट बीच में दानेदार है, ये क्या आपके दानेदार है। ठीक है, और ये आपका क्या है, खाली है। क्या है, दानेदार है, और दूसरा कंडीशन क्या है, खाली है। दानेदार के नीचे आपका खाली वाला, खाली के नीचे ये दानेदार वाला, ये आपका है। तो इस रूप में पहला स्ट्रक्चर बनता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दानेदार वाला इस साइड आ जाए और खाली वाला इस साइड आ जाए। तो यह कंडीशन क्या होता है, क्रोमोसोम का होता है। जब टूटता है क्रोमोसोम, तो हम आपको बताए थे कि आपका गुणसूत्र जो होता है, जनरली जब समसूत्री विभाजन होता है तो 1 से 2 टूटे, 1 से 4 होते हैं, लेकिन जब अर्धसूत्री होता है तो 1 से 2 ही बनते हैं, और उनके गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो इस कंडीशन में ये टूटेगा 2 हिस्सों में, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो। अब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो टूटेगा, तो इनके बीच में जो आपका कोशिका का प्लेट बनाएगा वह बनाता है सेंट्रोमियर। कौन बनाता है जी, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर तो विभाजित होगा नहीं, तो इस कंडीशन में क्या करता है, सेंट्रोमियर बीच में दीवार बन जाता है। तो इस कंडीशन में यह कोशिका जो होती है, कोशिका के जो गुणसूत्र होते हैं 2 अलग अलग भागों में बटेंगे, और उस कंडीशन में ये एक नया स्ट्रक्चर अलग बनाएगा।
और एक स्ट्रक्चर ये नया अलग बनाएगा। यह आपका क्या होगा, एक होगा और ये दूसरा, यानी एक से कितने बन जाएंगे, टूट के दो नए आपके कोशिका बनेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इन्हीं के गुण आपके जो होंगे अलग होके अलग गुण में आएंगे और इनका गुण अलग होके अलग रूप में आएंगे। तो यह गुण में परिवर्तन जो हो रहा है ना, यह क्रोमोसोम और जीन में परिवर्तन के कारण उसमें नए गुण और पुराने गुण उसमें शामिल होंगे। तो ये बताया किसने, सटन और बोवेरी ने। तो सटन और बोवेरी ने जब ये ना फेज वाला मैटर जब समझाया इसे, तब कहा कि भाई अब हमको लगता है कि बात माननी पड़ेगी। लोगों ने कहा भाई अब हम बात क्या करेंगे, मानेंगे। तो मेंडल के सिद्धांत को सटन और बोवेरी ने प्रूव किया और प्रूव करने के बाद मेंडल के जो आपका वंशागति का सिद्धांत था, इस वंशागति के सिद्धांत को क्रोमोसोम के सिद्धांत का नाम दिया। यानी कि मेंडल ने तो क्या किया था, वंशागति का सिद्धांत दे दिया था। क्यों, क्योंकि इन्होंने आपका मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड दो बताया था ना जी, मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड दो प्रकार के बताया था। तो वंशागति का नया वंश नया संतति बनने का तरीका तो पहले बता दिया था, लेकिन क्रोमोसोम के बारे में क्या कंडीशन है यह उस समय उसे पता नहीं था, जिसे किसने प्रूव किया, सटन और बोवेरी ने प्रूव किया। तो सटन और बोवेरी ने मेंडल के वंशागति सिद्धांत का एक नया नाम दिया। इनके साथ क्रोमोसोम का सिद्धांत अब जुड़ गया। क्या जुड़ गया, क्रोमोसोम का सिद्धांत जुड़ गया। इसलिए इस सिद्धांत को वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसका नाम देने में इसकी कौन मदद करी, सटन और बोवेरी। और इससे पहले पहली बार इसे वंशागति के सिद्धांत को लाने में कौन मदद किए थे, तीन और पागल थे, तीन अलग अलग देश के पागल जो इनके सिद्धांत को पालन किए, देखे और एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किए। तो मेंडल के वंशागति सिद्धांत को क्या मिल गया था, मान्यता मिला। बाद में बहुत दिन बाद सटन और बोवेरी ने, यानी कि लगभग समझिए कि 1902 की बात है या 1900 की बात है, समझ लीजिए। तो 1900 और 1902 की बात है। तो समझिए कि इन्होंने प्रयोग किया था 1856-65 में। ठीक है, इसके 34 साल बाद इनके वंशागति सिद्धांत हुआ। 34 साल की बात कीजिएगा तो कितना हो गया आपका, 1865 था। तो 34 साल की बात करें लगभग तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1899 के आसपास में, 1899 के आसपास में। अब 1899 के आसपास में हो गया। तो उसके बाद लेकिन जो इनका ये सटन और बोवेरी ने जो खोज किया वो 1902 में इसके बारे में ये प्रूव कर पाया। तो ये मेंडल का वंशागति क्रोमोसोम का सिद्धांत कब आया, 1902, यानी कि लगभग कितने साल बाद, लगभग 37 साल बाद इसके इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। लगभग कितने सालों बाद, 37 सालों बाद। 34 साल बाद इनके मेंडल का वंशागति सिद्धांत बना और वहीं पे इसके 37 साल बाद क्रोमोसोम का सिद्धांत बना, यानी वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत बना। आशा फ्रेंड्स कि वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत क्लियर हो गया होगा। क्या हुआ कि यही नहीं, इनके वैज्ञानिक सटन और बोवेरी नहीं, साल 2 साल के बाद एक और वैज्ञानिक हुए, बहुत सारे वैज्ञानिक खोज करना शुरू कर दिए। उनमें से एक वैज्ञानिक थे आपका थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन का भाई कि ये जो कह रहा है ना सटन और बोवेरी, ये बिल्कुल सही बात है। और कहा कि मैंने भी प्रयोग करके देखा है। तो ये आपका हाउस फ्लाई होता है, हाउस फ्लाई मतलब कि आपका घरेलू मक्खी जो होता है ना, घरेलू मक्खी जिनकी आपकी लगभग आयु कितनी होती है, 2 हफ्ते की, मतलब 2 सप्ताह में ये नए का जन्म दे देगी। तो 2 सप्ताह में आपका यह इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पे प्रूव किया कि ये आपका क्या होगा, हाउस फ्लाई के अंदर भी सेम वही कंडीशन होता है जो मेंडल के वंशागति का सिद्धांत होता है। दरअसल ये हाउस फ्लाई का यह लेने का मेन मकसद क्या हो जाता है, हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, ये लेने का क्या मतलब हो जाता है कि थॉमस एंड मॉर्गन कहते हैं कि कम समय में हमें क्या देता है, प्रूफ दे देता है। उसके बाद क्या, ये जब निकलता है तो इनकी नई जो आपकी संतति होती है वो बड़ी संख्या में निकलती है, तो एक्सपेरिमेंट करने में आसानी हो जाती है। तो ये सारी चीजों के कारण थॉमस एंड ने फ्रूट फ्लाई पर, हाउस फ्लाई और फ्रूट फ्लाई यानी कि जो कि फलों पे बैठते हैं, फ्रूट फ्लाई, जो घरेलू मक्खी होते हैं उसे हाउस फ्लाई। ठीक है, तो इस कंडीशन में हाउस फ्लाई और फ्रूट फ्लाई ने पे इन्होंने मदद क्या किया, प्रयोग किया अपना।
प्रयोग करके इन्होंने बताया कि भाई क्या है यह कंडीशन जो कहता है यह आपका आसानी से विविधताओं के बारे में हम पता लगा सकते हैं, वंशागति क्रम को पता लगा सकते हैं वंशागति के क्रोमोसोम के सिद्धांत के तहत। तो इस कंडीशन में सटन और बोबेरी को एक और सहारा देने वाला एक और पागल मिल गया है ना जी। पहला पागल, इस पागल को सपोर्ट करने वाला 34 साल बाद 3 गो पागल आया। इस 3 गो पागल को सपोर्ट करने वाला 2 गो और पागल आया जिसका नाम सटन और बोबेरी। और सटन और बोबेरी को सपोर्ट करने वाला एक और पागल आया, ठीक है। तो टोटल पागलों की संख्या कितनी हो गई? 1 3 1 4 और 4 3 7, यानी कि पूरी यहाँ तक के सिद्धांत वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत कुल मिला के देखा जाए तो कितने पागलों की कहानी है? 7 पागलों की कहानी है। 7 पागलों की कहानी है। तो 7 पागलों की कहानी का मतलब ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक पागल ही होते हैं जब भी किसी एक चीज के पीछे आप अपनी सब कुछ भूल के उसी के पीछे अगर लग जाए ना तो आपको पागल ही कहते हैं। मतलब क्या? आदमी को, इंसान को उनके अलावा और कुछ भी नहीं दिखे, मतलब उसे लगे कि ऑल एंड एवरीथिंग, पूरे मेरी लाइफ में जो कुछ भी है सिर्फ यही प्रयोग करना है, तो समझिए कि वो पागल होगा, वो साइंटिस्ट हो जाए, ठीक है। तो वो क्या हो गया? टोटल 7 पागलों की कहानी से आपका बनता है मेंडल का वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखिए इतने जब प्रयोग हो गए तो आपका क्या हो गया कि इनमें कभी कभी देखिए किसी के पास सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता है। इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, 110% कभी भी उनमें अच्छाई नहीं पाई जाएगी। कोई ना कोई कमी होगी, कुछ ना कुछ आप में कमी रही होगी जिसके कारण ही आप में पीछे बढ़ने का आपका रीजन होगा। तो जनरली क्या होता है कि जब ज्यादा अच्छे चीज हो ना तो उनमें ध्यान रखिएगा कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको उनके कमियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन आपको तो एग्जाम भी देना है तो इनके कमियों को भी तो जानना पड़ेगा। अभी तक तो इनके नियम पढ़ रहे थे कि भाई इतने खतरनाक इतना ज्यादा मेहनत किया, इतने पागलों की तरह पीछे पड़े रहे और इतने प्रयोग किए। अब मेंडल का क्या हो गया? कुछ अपवाद भी है, मतलब सीधे शब्दों में क्या है कि कुछ कमियां भी है और उन कमियों को थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक क्लियर हो गया आप लोग को? देखिए अब मेंडल के कुछ अपवाद जान लीजिए। मेंडल के अपवाद, किनके अपवाद? ग्रेगर और मेंडल के नियमों की अपवाद, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या जानेंगे? अपूर्ण प्रभाविता का नियम, ठीक है। फर्स्ट क्या जानेंगे? किनके अपवाद कौन होते हैं? अपूर्ण प्रभाविता के नियम। अब भाई अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या होता है? हम तो प्रभाविता का नियम से पढ़े थे अभी, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये नया क्या चीज आ गया अपूर्ण प्रभाविता का नियम? तो कहता है कि भाई मेंडल ने तो ये बात कह दिया कि भाई हमने क्या कर लिया कि लाल को और उजले को दोनों को हमने क्रॉस कराया, तो नया जो पौधा बना वो चितकबरा मिला, जिनमें लाल की भी क्वालिटी और उजला की भी, सॉरी लाल भी रहा उजला भी रहा। अब उनकी वजह से एक नई क्वालिटी बन गई। अब नई क्वालिटी का मतलब क्या था कि एक अलग क्वालिटी रहेगी और अलग क्वालिटी में हमें कौन सा दिखेगा? सिर्फ वही गुण दिखेगा जो उन पर प्रभावी होगा। अगर लाल प्रभावी होगा तो लाल रंग का दिखेगा, अगर उजला प्रभावी होगा तो उजला दिखेगा। इन्होंने ही बताया था ना जी, इन्होंने प्रभाविता का नियम क्या बताया था? प्रभाविता का नियम ये देखे थे हम लोग, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये लंबा वाला पौधा है और ये कैसा है? छोटा पौधा है, अर्थात कि बौना पौधा है। इन दोनों के बीच में हमने क्या करा दिया था? क्रॉस कराया था। और क्रॉस करा के क्या देखा था? बड़ा वाला टी, स्मॉल टी, और ये क्या था? आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल, और ये क्या था लास्ट में? कैपिटल और स्मॉल। इसमें क्या देखा था? इसमें सभी के सभी पौधे हमारे कैसा दिख रहे थे? लंबा दिख रहे थे। लंबा क्यों दिख रहे थे? क्योंकि कैपिटल टी यहाँ पे प्रभावी था। तो प्रभाविता का नियम तो यही कहता है
कि जो गुण प्रभावी हो सिर्फ लक्षण उसका उसी का दिखेगा। लेकिन ये कहता है कि ये नहीं बता पाए मेंडल कि प्रभाविता का नियम नहीं, कभी कभी अपूर्ण प्रभाविता का नियम भी कार्य करता है। मतलब क्या? प्रभावी एलिल्स एवं अप्रभावी एलिल के बीच क्रॉस कराने पर क्या मिलेगा? कराने पर हमेशा क्या नहीं मिलेगा? हमेशा प्रभाविता का नियम नहीं लगता, हमेशा प्रभाविता का नियम नहीं लगता, का नियम नहीं लगता। तो भाई क्या नियम लगता है फिर? लगता कभी कभी दोनों एलील के गुण समान रूप से दिखाई पड़ते हैं, दोनों एलील के गुण से भिन्न गुण दिखाई पड़ते हैं, भिन्न गुण मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कह रहे कि प्रभावी एलील क्या था? मान लीजिए कैपिटल टी प्रभावी है और अप्रभावी एलील मतलब क्या? स्मॉल टी मान लीजिए। कह रहे इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस करा दिया जाए, तो क्रॉस कराए यहाँ पे हम लोग, कराने पे हमेशा प्रभाविता का नियम नहीं लगेगा, यानी हमेशा ये लंबा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होगा कि दोनों एलील के गुण से भिन्न गुण भी इसमें देखने को मिलेगा। भिन्न गुण देखने का कैसे मिलेगा? जैसे मान लीजिए यह रेड रोज है, ठीक है, और ये आपका क्या है? व्हाइट रोज है। इन दोनों के बीच क्रॉस कराए और क्रॉस कराने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ? आर, ये कैपिटल प्राप्त हुए, ठीक है। और यह जो आपका प्राप्त हुआ, इसके अंदर ये कैसा कलर था? ये कलर था वास्तव में पिंक। कैसा कलर था? पिंक, अर्थात कि गुलाबी। ये लाल गुलाब था और ये क्या था? ये था आपका उजला गुलाब, श्वेत गुलाब, ठीक है। लाल और उजले गुलाब से एक नया गुलाब बना और वो गुलाब कैसा है? पिंक है। तो बताइए इसमें प्रभाविता का नियम कहाँ काम कर रहा है? न इसमें उजला प्रभावी है, न इसमें लाल प्रभावी है, इसमें तो नए गुण आ गए, इन दोनों से भिन्न गुण आ गए। तो उस समय क्या होता है कि अपूर्ण प्रभाविता का गुण होता है कि प्रभाविता आपका होगा ही नहीं होता, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्या? कि उनके अप्रभावी गुण, जो प्रभावी गुण जो होंगे वह नियम काम नहीं करेगा। तो उस नियम को कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। क्लियर है आपको? अपूर्ण प्रभाविता का नियम। जब अपूर्ण प्रभाविता का नियम पहला हम लोगों ने जान लिया तो ये क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जिसमें क्या हो, कोई भी प्रभावी गुण ना दिखे। एग्जाम में कोडिंग है याद करने का कि अपूर्ण प्रभाविता का मतलब यानी प्रभाविता का नियम जहां पे न लगे, मतलब क्या? प्रभावी कोई भी गुण नहीं होगा, यानी प्रभावी गुण जो होगा अपूर्ण होगा, पूरी तरह नहीं दिखेगा, मतलब दोनों का गुण दिखेगा अलग रूप में, तो उससे हम कहेंगे अपूर्ण प्रभाविता। याद रहेगा आप लोग को? इस कोडिंग वाले वर्ड से याद रखने की कोशिश कीजिएगा। एक और इनके अपवाद है कि जो प्रभाविता का नियम का इन्होंने व्याख्या किया, या प्रभाविता का नियम का व्याख्या इन्होंने गलत कर दिया, ठीक है। प्रभाविता का जो नियम की व्याख्या इन्होंने करी थी वह नियम क्या हो गया? थोड़ा सा गलत हो गया कि प्रभाविता का नियम वास्तव में होता क्यों है, प्रभावी क्यों होगा, ये बताने में बेचारे क्या रह गए? असमर्थ रह गए। ये दरअसल क्या कहता है? ये कहता है कि प्रभाविता के नियम की व्याख्या में कमी, प्रभाविता के नियम की व्याख्या में कमी, नियम के व्याख्या में कमी। प्रभाविता के नियम की व्याख्या में कमी क्या गई भाई? तो कमी ये थी, ये कहते हैं कि भाई जो प्रभावी गुणों का सीधा दिख जाएगा, जो प्रभावी गुण हो वह दिखेगा। तो प्रभावी गुण होते कैसे हैं? कोई भी गुण प्रभावी कैसे होंगे? तो प्रभावी गुण होने की भी रीजन है उनके अंदर कि कोई भी गुण प्रभावी कैसे होंगे या कोई भी गुण अप्रभावी कैसे होगा, ठीक है। तो प्रभावी और अप्रभावी होने का रीजन क्या होता है कि जो एलिल्स होते हैं, देखिए ध्यान से, जो एलिल्स होते हैं इस कंडीशन में क्या होगा कि प्रभावी गुण में क्या होता है कि आपका कैसे होगा प्रभावी गुण? तो वास्तव में जो एलिल्स बनते हैं,
यह एलिल क्या करते हैं, एलिल वास्तव में यह कुछ एंजाइम्स का संश्लेषण करते हैं। किसका करते हैं, एंजाइम का संश्लेषण करते हैं। एंजाइम का संश्लेषण करने के समय इस एलिल के एंजाइम में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन होता है, इस एलिल में क्या होगा, कोई भी परिवर्तन होता है, यानी साथ में आने से किसी भी तरह का रिएक्शन या कोई भी परिवर्तन अगर होता है, तो कोई भी परिवर्तन होने के कारण क्या हो सकते हैं, इनके केसेस आपके 2-3 हो सकते हैं। एक तो क्या करेगा, पहला कंडीशन हो सकता है कि इनकी जो एंजाइम्स होंगी वो कम निकलेंगी, इसके कारण क्या होगा, कार्य क्षमता में कमी आ जाएंगी, कार्य क्षमता में कमी आ जाएंगी। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ये पूरी तरह से कार्य बंद कर दे, कार्य क्या कर दे, पूरी तरह से बंद, पूरी तरह से बंद इसका मतलब क्या, अनुपस्थित हो जाए, पूरी तरह से बंद मतलब क्या कह सकते हैं कि अनुपस्थित हो जाए, अनुपस्थित हो जाए। तीसरा कंडीशन क्या है कि कार्य क्षमता में कमी हो जाए, कार्य पूरी तरह से बंद हो जाए। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि एंजाइम का संश्लेषण ही बंद हो जाए, एंजाइम्स का संश्लेषण ही बंद हो जाए, एंजाइम का संश्लेषण बंद हो जाए। अब क्या कंडीशन है कि इन तीनों किसी भी रूप में कोई परिवर्तन अगर होगा, जिस भी एलिल के अंदर एंजाइम्स के कारण इन तीनों में से जो भी परिवर्तन हो जाए, यानी कि उसके एंजाइम से परिवर्तन हो रहा है एंजाइम संश्लेषण में, तो जिसके कारण कोई भी उसके अंदर परिवर्तन होगा, तो ये 3 केसेस पैदा होंगी कि कार्य क्षमता कमी हो जाएगी, कार्य क्षमता पूरी तरह बंद या अनुपस्थित हो जाएगा, या फिर एंजाइम का संश्लेषण बंद हो जाएगा। तीनों में से कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा, तो प्रॉब्लम के कारण वह जो आपका एलिल होगा, वह एलिल क्या हो जाएगा, एलिल के अंदर क्वालिटी घट जाएगी, तो वह आपका क्या कहलाएगा, अप्रभावी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो अप्रभावी बन जाएगा। ठीक है, यानी कि वह एलिल्स कोई प्रभाव आपको दिखाएगा ही नहीं, मतलब क्या, अप्रभावी हो जाएगा। लेकिन क्या कि जिसके अंदर ये तीनों में से कोई भी परिवर्तन अगर ना हो, तो वह कंडीशन आपका क्या होगा, वह जो आपका एलिल होगा वह कैसा होगा, प्रभावी एलिल होगा। क्या एलिल होगा, प्रभावी एलिल। तो बात समझ में आ रही है। उन्होंने कहा कि जो बड़का वो प्रभावी है, जो छोटे का हुआ प्रभावी, वो डायरेक्ट बता दिए थे, लेकिन वास्तव में क्यों प्रभावी और क्यों अप्रभावी होंगे, इनकी व्याख्या करने में क्या थे, वो असमर्थ थे। तो इससे ये बात साबित हो जाती है क्या, कि वह प्रभाविता के नियम को भी सही तरीके से नहीं समझाए थे। तो पहला यह था कि पूर्ण प्रभाविता का नियम, और दूसरी कमी क्या थी इनके अंदर, प्रभाविता के नियम की व्याख्या में कमी। तो ये दोनों कंडीशन की वजह से क्या हो गया आपका, हम कह सकते हैं कि यह नियम आपका यहाँ पर नहीं लगेगा। तो दोनों नियम क्लियर है आप लोग को। यानी हम लोगों ने आज 3 नियम जाने, एक मेंडल के वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, उसके बाद क्या पूर्ण प्रभाविता के नियम, और प्रभाविता के नियम के व्याख्या में कमी, यानी उनकी कुछ अच्छाई भी जाने और कुछ बुराइयां भी जाने। आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। अगले क्लास में हम लोग बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, बहुविकल्पता। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो जानने वाली बात है आगे, कि ब्लड कैसे बनता है, कौन सा ब्लड ग्रुप आपको लेना चाहिए, कौन से ब्लड में क्या होता है, कौन से ब्लड ग्रुप की मम्मी होगी तो कौन से ब्लड ग्रुप का बच्चा होगा, ये सारी क्वालिटी जो होंगी हम अगले क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।